गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन जो है कि उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका इथॉस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स को चेंज करते रहते हैं। तो उस डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ एजम्पशंस, बिलीफ, वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। ये सिंपली है, आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। इट इज द सेट ऑफ एजम्पशंस, बिलीफ, वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर बाय एन organizational members. Organizational culture is defined as the underlying belief, assumptions, values, and way of interacting that contribute to the unique social and psychological environment of an organization. अब देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग यही है कि ये एक क्या है, ये सिस्टम है, सेट ऑफ शेयर एजम्पशंस, वैल्यूज, बिलीफ, और जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये अटैच्ड होता है। ठीक है, आपका पर्सन, आपका इंडिविजुअल्स का क्या एजम्पशंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वैल्यूज क्या है, बिलीफ क्या है, आप जो वर्क कर रहे हो उसमें सेटिस्फाई हो रहा है। कल्चर वहां से डेवलप होता है, फिर आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, न्यू एम्प्लॉय आएगा तो उसको आप गाइड करेंगे। ये सब जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कि इसका देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सबसे पहले देखते हैं कि उसका ड्रेसअप स्टाइल क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ड्रेसअप स्टाइल उसके कल्चर्स को डिनोट करता है कि उसका ड्रेसअप स्टाइल्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। सपोज अगर मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का देखेंगे तो उसके ड्रेसअप से ही पता चलता है कि वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वहां। तो मिलिट्री का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड सेम। अगर कोई वर्किंग पैटर्न के बारे में, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो आप पहले से वर्क कर रहे हैं। दिन अगर न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, किस वे में हो रहा है। ये सारे चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर एक्शन। शेयर एक्शंस का मतलब इट इज अ फुल्ली सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच होता है। ये फुल्ली डिपेंडेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेयर फीलिंग्स, मतलब कि अब एक तरह का एक फीलिंग है। एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये फीलिंग हो जाता है कि आप कितना भी हार्ड वर्क करेंगे आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये सारे कल्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स होता है, कुछ ना कुछ इश्यूज होता है, उसी तरह का ये शेयर्ड फीलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि देयर आर 7 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। इट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर में, ठीक है, उसके जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, बॉस होते हैं, वो हमेशा इनकरेज करते रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है कि इनोवेटिव वर्क करे। ठीक है, रिस्क टेकर वही बने। ठीक है, तो ये इनोवेशंस एंड रिस्क टेकिंग है। नेक्स्ट है अटेंशन टू डिटेल। इट मीन्स कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मैनेजर्स है, लीडर्स है, उनका अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या रहता है कि वो हमेशा जो है कि अटेंटिव रहे। ठीक है, मतलब कि वो प्रिसीजन एनालिसिस करते रहे, अटेंटिव रहे कि जो अगर फ्यूचर्स में कुछ अगर प्रॉब्लम्स अगर आने वाला है तो उसको, उसके लिए वो अटेंशन रहे, हमेशा अटेंटिव रहे। नेक्स्ट आता है कि आउटकम ओरिएंटेशन। आउटकम ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स होता है कि अगर कोई भी रिजल्ट्स आ रहा है, आउटकम्स अगर आ रहा है, ठीक है,
तो इससे हमारे एम्प्लॉय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इससे हमारे एम्प्लॉय को क्या क्या इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इट इज कॉल्ड आउटकम ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है कि पीपल ओरिएंटेशन है। इसका कहने का मतलब होता है कि अगर कंसिडरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द आउटकम्स ऑन द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी इंडिविजुअल्स लीडर अगर डिसीजन लेता है तो पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वहां का कल्चर अलग है, ठीक है, दूसरे तरह का कल्चर है जिसमें ऑटोक्रेटिक कल्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीम ओरिएंटेशन। हमेशा जो लीडर को जो भी टीम मैनेजर्स का हमेशा ये मोटो रहता है कि हमेशा टीम में बाइंड करके रखे, सबको टीम में बांध करके रखे, ठीक है। तो ये टीम ओरिएंटेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, कोई भी लीडर इंडिविजुअल बेसिस पर भी करता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप बेसिस पर एक बार किया। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी प्रॉब्लम्स है टीम में तो उसका सॉल्यूशंस करेगा, देन टीम ओरिएंटेड। नेक्स्ट है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस कहने का मतलब हमेशा एम्प्लॉय में कॉम्पिटिटिव की भावना होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए कि एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। जब सारे वर्क अच्छे से परफॉर्म हो जाता है तब जो है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर चेंजेस की भी जरूरत होता है तो चेंज करते हैं, देन स्टेबिलिटी होता है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन इज क्लैन एंड एडहोक्रेसी, हायरार्की एंड मार्केट। इट मींस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्लैन। क्लैन करने का मतलब है कि ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है जो किसी फैमिली जैसा बिहेव होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको क्लैन बोलते हैं, ठीक है। वहां पर अगर सपोज अगर हॉस्पिटल्स की का अगर हम लोग एग्जांपल्स अगर लेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल का एग्जांपल लेंगे तो वहां पर हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशंस में फैमिली जैसा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है एडहोक्रेसी। एडहोक्रेसी करने का मतलब होता है इसमें इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है, कुछ इनोवेटिव थिंग्स किया जाता है, रिस्क टेकिंग आता है इसमें। नेक्स्ट है कि मार्केट ओरिएंटेड कल्चर। जो भी अभी मार्केट ओरिएंटेड जो भी कॉम्पिटिटिव कल्चर जो चल रहा है उसके बेसिस पर गोल को अचीवमेंट करने के लिए मार्केट ओरिएंटेड कल्चर्स का भी डेवलप होता है कि जैसा अगर अभी नीड है, जिस तरह का अभी नीड है उस तरह का भी कल्चर्स होना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड कल्चर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की बेस्ड कल्चर्स कहने का मतलब होता है इसमें मेन चीज आता है कि कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, अपर लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल के बीच में जो है कि ये जो कंट्रोलिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स डिपेंड करता है कि कैसे कंट्रोल करके अपने एम्प्लॉय को राइट डायरेक्शंस में ले जाए। नेक्स्ट होता है कि अब देखेंगे कि ओवरऑल देखेंगे कि कल्चर्स ओवरऑल फंक्शंस क्या होता है। कल्चर्स इज द सोशल ग्लू that helps hold an organization together by providing appropriate standards for what employees should say or do, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोसेस। अब देयर आर 4 प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। तो फर्स्ट इसका प्रोसेस होता है एस्टेब्लिशिंग, ठीक है, वैल्यू को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है उसको एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अगर हमारा जो भी एम्प्लॉय है उसको राइट डायरेक्शन में ले जाना है, स्पेशलाइजेशन को समझाना है, उसके नेचर ऑफ वर्क को समझाना है, ठीक है, उसको राइट डायरेक्शंस में ले जाना है। रॉन्ग अगर रॉन्ग जा रहा है तो रॉन्ग से राइट डायरेक्शंस में ले जाना है। ये जो होता है सबसे बेस्ट वे होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स का, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस होता है कि ये क्या करता है, सिर्फ ग्रुप लेवल पे ही वर्क नहीं करता है, ये इंडिविजुअल्स लेवल पर भी करता है। अगर किसी को पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स है तो वहां भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें जो होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि अगर सब मिल के काम करता है, क्योंकि अगर वैल्यूज अगर जानता है तो वो इनोवेटिव वर्क करेगा, ठीक है, और हमेशा कंपनी के ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स के लिए जो है कि हमेशा ये तत्पर रहेगा। नेक्स्ट है कि क्रिएटिंग विजन। क्रिएटिंग विजन कहने का मतलब होता है कि ये विजनरी
ये जो लीडरशिप के तरफ विजनरी थिंकिंग होता है, मतलब कि प्रोएक्टिव रहता है। फ्यूचर्स में अगर कौन सा गोल आने वाला है, कौन सा चैलेंजिंग एक्टिविटीज आने वाला है, तो उसके लिए जो है कि क्रिएटिंग विजन जो है कि एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज एंड विजन्स। इट मींस कहने का मतलब होता है, ये जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन स्टेटमेंट्स होता है। अगर कोई भी न्यू एम्प्लॉय अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, उसको हैंडबुक दिया जाता है, एम्प्लॉय हैंडबुक दिया जाता है, जिसमें किसी उस कंपनी का विजन रहता है, वैल्यूज रहता है, मिशन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वर्किंग पैटर्न्स रहता है, ठीक है, कितने घंटे काम करना है उसका शेड्यूल रहता है, सभी का जो है कि फोन नंबर, कॉन्टेक्ट लिस्ट रहता है, ठीक है। तो ये सारे रहते हैं कि न्यू एम्प्लॉय को किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हो, ठीक है। तो अगर इसमें देखते हैं कि रिवार्ड सिस्टम भी रहता है, रिवार्ड सिस्टम का भी इसमें जो है कि डिजाइन किया जाता है कि आप इतना वर्क करेंगे तो आपको रिवार्ड सिस्टम दिया जाएगा, इतना टारगेट अचीव करेंगे तो रिवार्ड सिस्टम दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है सोशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय। इसका कहने का मतलब होता है कि सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करना है। और ये सब देखिए, अब जो है कि आपका वैल्यूज एस्टेब्लिश हो चुका है, विजन्स भी जो क्रिएट हो चुका है, वैल्यूज एंड विजन्स का भी ऑपरेशनलाइजिंग हो चुका है। देन आता है कि अब सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करना है एम्प्लॉय को। सोसाइटी कहने का मतलब यहाँ कंपनी की बात हो रही है। जो भी कंपनी का जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में कैसे जो है कि सोशलाइजेशन आना चाहिए, ऐसे मतलब कि वो सोसाइटी से जुड़े रहे, बाइंड होके रहे, ठीक है। तो ये सारे जो है कि प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स के। नेक्स्ट है, अब देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर्स के बेसिस पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर भी ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कल्चरल, बिहेवियरल, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कल्चरल, जैसे में वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में फिगर से भी आप लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसका ग्राफ के थ्रू भी इजीली समझ सकते हैं कि कैसे एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजेस। अगर कोई भी अगर चेंजेस की आवश्यकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट टर्म बेसिस क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेसिस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका कल्चरल एक्टिविटी समझ सकते हैं, बिहेवियरल एक्टिविटी समझ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, ये सब समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर्स। अब देखिए कि अब यहाँ आता है कि स्ट्रॉन्ग कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो फर्स्ट है कि सोशल कंट्रोल होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर के पास सोशल कंट्रोल होनी चाहिए, सोशल ग्लू होनी चाहिए। क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो जानना जरूरी है। सोशल में एम्प्लॉय का क्या इम्पोर्टेंस है वो जानना जरूरी है। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव सेंस मेकिंग, मतलब हम अपने एम्प्लॉय में इम्प्रूव करेंगे, उसके जो भी डिसीजन मेकिंग है, वर्किंग पैटर्न्स है, स्पेशलाइजेशन है, उसको हमेशा टाइम टू टाइम इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अब पढ़ना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, ये दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। इट इज अ फुल्ली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, ठीक है, वैल्यूज, नॉर्म्स रिफ्लेक्टेड इन स्टोरीज एंड सिंबल, ठीक है। अब अब एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि अकाउंट्स ऑफ द और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स के भी बारे में देख सकते हैं कि उसका कल्चर्स क्या है, ठीक है। अब क्लाइमेट्स क्या होता है, क्लाइमेट्स होता है कि ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स होता है। सपोज आज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई भी अगर न्यू आ रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग जो ऑटोमेटिक होता है कि तुम यहाँ आए हो, यहाँ का ये इन्वायरमेंट है, खुद ब खुद शेयर होने लगता है कुछ दिन में। तो उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का क्या एटीट्यूड्स है, क्या परसेप्शंस है, उसके बाद इंडिविजुअल्स का भी क्या एटीट्यूड्स है, क्या परसेप्शंस है। तो हम लोग एक क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का क्लाइमेट्स बन जाता है ये, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, अगर कंपनी के पॉलिसीज में चेंज होता रहता है
तो टाइम टू टाइम जो है कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट फिर से देख रहे हैं कि क्या होता है। इट इज अ रिलेटिवली इंड्यूरिंग क्वालिटी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो होता है कि हमेशा जो होता है इस कि प्रॉपर जो है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट चाहता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, जिससे कि वर्किंग वर्किंग पैटर्न सही हो सके, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर भी किया जाता है, इसमें केस स्टडी भी कराया जाता है, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी कराया जाता है अगर कोई भी अपडेट की जरूरी होती है तो, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज फॉर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस कि अगर कोई भी अगर पार्टिकुलर्स अगर किसी का और किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से अगर मैच नहीं कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, पहले डिस्क्राइब किया जाएगा, देन उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, देन उस पर जो है कि उसको ऑब्जर्व करके उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स में ये होता है। नेक्स्ट है कि देयर आर द मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। फर्स्ट है कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये डिपेंड करता है कि लीडर्स का क्या भूमिका है और लीडर्स क्या कहाँ ले जाना चाहता है अपने एम्प्लॉय को, किस तरह से वो वर्क करता है, वो क्वालिटेटिव नेचर्स का है कि नहीं, अमाउंट ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं, उसका कम्युनिकेशन से स्किल है कि नहीं, अपवर्ड कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा है, ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पर, ठीक है। अगर कोई भी फीलिंग ऑफ यूजफुल वर्क अगर कोई कर रहा है तो उसके प्रति क्या परसेप्शन है, रिवार्ड दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं, सीनियर के पास जिसको वर्क दिया जा रहा है उसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं, अथॉरिटीज है कि नहीं, और रिवार्ड सिस्टम में फेयरनेस है कि नहीं है, ठीक है। रीजनेबल जॉब प्रेशर, अगर जॉब का क्या प्रेशर है, रीजनेबल एक होता है प्रेशर, एक होता है रीजनेबल प्रेशर्स होता है, ठीक है। तो उस समय दोनों में काफी डिफरेंसेज है कि अगर कोई हम प्रेशर में किसी से काम नहीं ले सकते हैं जो कि अच्छा प्रोडक्टिविटी मिले, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ठीक है, उसको चैलेंज जो भी अगर चैलेंजेज है उसको अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। नेक्स्ट है रीजनेबल कंट्रोलिंग कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, और इम्प्लॉय का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब कि कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो हम उस इम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होता है, मोटिवेट होता है, इम्प्लॉय मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, ये थ्री टर्म्स है, इसके बेसिस पर क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मतलब कि इनहांस किया जा सकता है। जैसे मोटिवेशनल थ्योरी जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशनल थ्योरी के बेसिस पर भी क्लाइमेट्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, लीडर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन के भी बेसिस पर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो फर्स्ट क्या है, अटेंशन टू द डिटेल, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो कि अभी हम लोग जो पढ़े थे कि seven primary characteristics, these are the also dimensions of the organizational culture, ठीक है। तो अटेंशन, तो पहला था क्या था, इनोवेटिंग एंड रिस्क टेकिंग था, ठीक है। उसके बाद था क्या था, अटेंशन टू डिटेल था, आउटकम ओरिएंटेशन था, पीपल ओरिएंटेड था, टीम ओरिएंटेशन था, एग्रेसिवनेस था, स्टेबिलिटीज क्या था, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम जो है कि लो हाई होते रहता है, तो इसको कैसे बैलेंस करके रखे, तो इसको डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या क्या स्ट्रेटजी लगाता है कंपनी, क्या क्या जो है कि इसके लिए प्लान करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, चाहे कल्चर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो मोटिवेशन के थ्रू से किया जा सकता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी किया जा सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन के भी बेसिस पर किया जा सकता है। इट मीन जो है कि डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स इसके बेसिस पर कंट्रोल किया जा सकता है या उसमें चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो फर्स्ट है कि हिस्ट्री एंड ऑनरशिप, आपके कंपनी का क्या हिस्ट्री रहा है और ऑनरशिप क्या है, कंपनी का क्या साइज है, जितना बड़ा साइज होते जाएगा उतना ज्यादा कल्चरल जो है कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लोकेशंस में भी कल्चर चेंज होते जाता है, क्लाइमेट चेंज होते जाता है।
आपका कंपनी का टेक्नोलॉजिकल बेस क्या है, वो अपडेट है कि नहीं है, गोल और ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि नहीं, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कल्चर्स को डेवलप करने में। ठीक है, स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का भी क्या क्या एक्टिविटीज है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स को डेवलप करने के लिए और क्लाइमेट्स को मेंटेन रखने के लिए। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इसके देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ there are two factors of determinants of organizational culture. फर्स्ट है कि इंटरनल एंड अदर एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो सकता है, अगर किसी भी कंपनी का पॉलिसी चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वेजेज मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाफ, आप स्टाफ के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा वेजेस दे रहे हैं, कैसा सैलरी सिस्टम दे रहे हैं, कैसा मैनेजमेंट स्किल्स यूज कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स टू इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी क्या यूज किया जा रहा है जिससे कि काम को आसान बनाया जा सके, यूजर फ्रेंडली जो है कि वर्क कर सके। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है, आपका मार्केट में क्या रेपुटेशंस है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, नेक्स्ट लीगल जो है कि रेमिफिकेशंस क्या है, कुछ केसेस वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होता है। ट्रेड यूनियंस का भी दबाव है कि नहीं यहाँ पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स का। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। कहने का मतलब है कि conduct and principles that guide the behavior of the employees and management in organizations। कहने का मतलब है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रिंसिपल टू गाइड करता है द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल का। ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके बिहेवियर्स को गाइड करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके स्पेशलाइजेशंस को हमेशा जो है कि मेंटेन करके रखता है, हमेशा टाइम टू टाइम जो है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल इथोस के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसके बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसके पर्पस क्या क्या हो सकता है। तो इसके पर्पस, देयर आर 4 पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इथोस। फर्स्ट है कि ऑथेंटिसिटी है, मतलब कि ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है कि ट्रूथ बेस्ड होना चाहिए, ट्रस्टिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंगेजमेंट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रूल्स वगैरह है तो ये ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। सिंपलिसिटी होना चाहिए कि जिससे सब लोग आसानी से समझ सके। ठीक है, हमारे स्टेक होल्डर्स का भी इस पर नजर रहता है तो उसके लिए भी क्लैरिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब कि नेचर इन ह्यूमैनिटी नेचर का होना चाहिए। रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इमरजेंस होना चाहिए, मतलब कि हमेशा जो है कि दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स में नहीं लाना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटीज होना चाहिए। तो दीज आर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इथॉस। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।